ठीक है, तो वैसे आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा गिटअप होता क्या है। वैसे वो तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे, मतलब मेनली तो पता चल ही गया हो ना गिटअप होता क्या है। वैसे गिटअप क्या होता है, क्या काम होता है गिटअप का, क्यों यूज करते हैं। यस सर। ये तो चीज नहीं पता चली थी सर, वो बस तो वीडियो देख के किया था। अच्छा चलो, मैं एक ना सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज गिटअप। गिटअप मतलब लेट सपोज भाई, हमने ऑटोमेशन की जॉब हमारी लग गई, ठीक है, एक प्रोजेक्ट दिया जिसपे 3 बंदे काम कर रहे हैं, जिसपे 3 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई 3 बंदे काम कर रहे हैं तो तीनों बंदे अपने अपने लोकल सिस्टम पे काम करेंगे, और कुछ तो ऐसा जरिया होगा कि तीनों के बंदों का काम एक बंदे पे जाएगा जो मैनेजर है, टीएल है, वो देखेगा ना, वो चला के भी देखेगा या फिर रिव्यू करेगा। तो कुछ तो ऐसा तरीका होगा ना कि उस बंदे के पास हमारा काम चला जाए। ऐसा तो नहीं हम फाइलें शेयर करेंगे कि मैंने 2 फाइलों में कर दिए, ए क्लास में और बी क्लास में चेंजेस कर दिए, फिर मैंने उससे फाइल शेयर कर दी। ऐसे काम थोड़ा ना होता होगा, कुछ तो जरिया होगा। तो यस सर। गिटअप वही होती है, रेपोजिटरी होती है। रेपोजिटरी मतलब एक तरह से मान लो कारखाना बोल दो, कारखाना सिंपल शब्दों में। तो रेपोजिटरी मतलब वहाँ पे हमारा सारा फ्रेमवर्क रखा रहता है, पूरा फ्रेमवर्क रखा रहता है। जो फ्रेमवर्क होता है ना, जिसमें मल्टीपल क्लासेस होती हैं, सोर्स फोल्डर होते हैं, एसआरसी मेन जावा, एसआरसी मेन टेस्ट, 2 तरह के सोर्स फोल्डर होते हैं। पूरा पूरा जो ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क आपको बनवाया होगा ना भैया ने, पूरा ऑटोमेशन का, वो पूरा उस रेपोजिटरी पर रखा रहता है। मैं दिखा भी देता हूँ कैसा है। क्रोम में स्क्रीन दिख रही है ना मेरी। यस सर। गिटहब, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपनी आज के टाइम में गिटहब ही यूज कर रही है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज। ठीक है। अब जैसे आप किसी कंपनी, नई कंपनी में ज्वाइन करोगे, लेट्स सपोज आपने ज्वाइन किया, अब वो आप वो बोलोगे कि भाई गिटहब के एक्सेस मिल गए। गिटहब का मतलब यही, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, गिटहब। यार, तो जैसे अगर जैसे आपने ज्वाइन किया, उन्होंने बोला कि भाई हमारी रेपोजिटरी गिटहब पे है। इसे वर्जन कंट्रोल भी बोलते हैं। वर्जन कंट्रोल मतलब वही कि हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। वर्जन कंट्रोल ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट वर्जन कंट्रोल यू आर यूजिंग, तो ऐसा बोलना हम गिटहब यूज करते हैं, बेसिकली वी आर यूजिंग गिटहब इन दिस। ठीक है। अब नई कंपनी आपने ज्वाइन करी, अब वो तो है नहीं कि आपको फ्रेमवर्क भाई कोई आपको चैट पे दे देगा, जैसे हम आपस में शेयर कर लेते हैं चैट पे फ्रेमवर्क, या कोई प्रोग्राम है वो चैट पे दे देता है, भाई ले ये अपने में इंपोर्ट कर ले सेलेनियम में और काम कर ले। ऐसे काम नहीं होता। वो आप लोगों को, अगर गिटहब यूज होता होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी 90% गिटहब ही यूज होता है। अगर गिटहब यूज होता होगा तो आपको गिटहब का यूआरएल देंगे, आपके ईमेल क्रेडेंशियल बनेंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड, जिससे आप एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि यूआरएल से कोई भी बंदा एक्सेस कर ले। तो आपको लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड मिलेंगे, एक्सेस के राइट्स मिलेंगे, वारंट मिलेगा, तब आपको जाके इस तरह का कुछ पेज खुलेगा। इस तरह का कुछ पेज खुलेगा, तो आपको यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क दिखेगा आपका अपना। तो सिंपल शब्दों में समझ में आया गिटहब क्या है। गिटहब इज एन बेसिकली रिपोजिटरी, इट्स एन रेपोजिटरी वेयर वी फ्रेमवर्क। बोल दो यार कोई हाँ या ना, बोल दो। यस सर। जिन्हें डाउट था मतलब पहले गिटहब में, उन्हें क्लियर हुआ कि गिटहब है क्या हमारा। यस सर, आ गया सर समझ में ना। ठीक है। ये बेसिकली एक रेपोजिटरी है जहाँ पे हमारा फ्रेमवर्क रखा रहता है। मेन फ्रेमवर्क जो है हमारा रखा रहता है, मतलब वो सेफ रहता है वहाँ पे। अब कुछ भी हम चेंजेस करेंगे, हम अपने सेलेनियम में चेंज करते हैं, सेलेनियम में इक्लिप्स में चेंजेस करते हैं अपने लोकल पे, फिर हम अपने को यहाँ पे पुश कर देते हैं अपना कोड। उसकी एक एक मल्टीपल कमांड्स हैं, मैं वो सारी कमांड्स आपको बताऊंगा कैसे पुश करते हैं। बट अभी के लिए मैं यही समझाना चाहता हूँ, ये एक रेपोजिटरी है, यहाँ पे हमारा फ्रेमवर्क रखा है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी रेपोजिटरी कौन सी यूज़ करते हो, या फिर कौन सा वर्जन कंट्रोल यूज़ करते हो, तो उससे बोलना हम गिटहब यूज़ करते हैं, गिटहब। ठीक है। अब जैसे आपने नया कोई नई कंपनी ज्वाइन करी, आपसे वो बोलता है कि गिटहब से फ्रेमवर्क उठा ले, तब कैसे उठाओगे। उससे पहले बोलना भाई गिटहब का यूआरएल दे, उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे, एक्सेस दे मुझे। उसके बाद इस तरह का कुछ पेज खुलेगा, यहाँ पे लिखा ना कोड,
आप इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे आएगा, देखो एक तो ये 2-3 तरीके हैं यहाँ से क्लोन करने का। सर मैं ये कह रहा हूँ इसमें तो आपने कोई साइन इन तो किया नहीं है, आपका तो ओपन हो रहा डायरेक्टली गूगल भाई से ये ही। ओपन है ना, ये पहले से है। लॉगिन। अगर आप भी करोगे ना अपने पे गिटअप खोलोगे, गिटअप कोई सा फ्रेमवर्क खोलोगे, तो कुछ लोग ना बना के रख देते हैं इस पे फ्रेमवर्क। ठीक है। कोई भी आके यूज कर ले, किसी को फ्रेमवर्क बनाना हो, कोई भी पब्लिक कर देते हैं। देखो पब्लिक लिखा है ना, पब्लिक। ठीक है। तो ये पब्लिक के लिए कोई भी एक्सेस कर सकता है, लॉगिन करने की जरूरत नहीं। गिटअप पे जाओ, कोई सा भी फ्रेमवर्क खोलो, ऐसे मल्टीपल फ्रेमवर्क पड़े होंगे इस पे, इसलिए मैंने खोल के दिखा दिया। पर कंपनी का पब्लिक नहीं हो सकता भाई, वो प्राइवेट होगा, तो इस वजह से लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए होंगे। ठीक है। ठीक है। अब मैंने बताया कि आपके टीएल ने या कलीग ने बोला कि भाई जाके फ्रेमवर्क उठा ले गिटअप से, वहां पे पड़ा है। तो आप उससे बोलो यूआरएल दे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे। ठीक है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का कुछ पेज दिखेगा, कोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आएंगे। अब 2-3 ऑप्शन है हमारे पास इंपोर्ट करने के फ्रेमवर्क। एक तो ये है गेट यूआरएल, गेट यूआरएल कॉपीड। अब मैंने इस पर क्लिक करा, कॉपीड हो गया। अब मैं कॉपी पेज कर सकता हूँ। तो यस सर। एक एक कमांड होती है गिट की, गिट गिट कैसे होते हैं, गिट क्लोन, गिट क्लोन और रेपोजिटरी का लिंक। ठीक है। सीएमडी पे टर्मिनल पे जाके, वहां टर्मिनल, ठीक है, या फिर एक गिट बैश होता है, उसमें जाके आप डालोगे गिट क्लोन और ये डालोगे ना, ये यूआरएल, तो उस फोल्डर में, जिस फोल्डर में आप गिट बैश ओपन करोगे, वहां पे जाके ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इंपोर्ट मतलब वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, फिर आप जाके क्लिप्स में इंपोर्ट कर लेना वहां से। ठीक है। ये तो हुआ इसका। अब है डाउनलोड जिप। डाउनलोड जिप करोगे तो क्या होगा, एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिप करके अनजिप करोगे, उसे उस लोकेशन पर रखोगे अपने वर्क स्पेस में, वर्क स्पेस कहते हैं, वर्क स्पेस पर रखोगे, और फिर वहां से इंपोर्ट कर लोगे इक्लिप्स में। ठीक है। ये 2-3 तरीके होते हैं इंपोर्ट करने के फ्रेमवर्क। ठीक है। जैसे इंपोर्ट करोगे, जैसे आपका अपना फ्रेमवर्क खुलता है ना ऑटोमेशन का, जो भैया ने करवाया होगा, वैसे ही वहां पे वो जाके खुल जाएगा। अब बताओ, कोई डाउट है इसमें? सर करके और दिखा दो इसमें आप तो इसको डाउट एक बार। नहीं है। मैं करके भी दिखाऊंगा। अभी मैं स्टार्टिंग से चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। मतलब होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो सर यहाँ पे ये जो यूआरएल है, ये जो हाँ। HTTP का यूआरएल शो कर रहा है, इस जिस यहाँ से हमें जो भी रिपोजिटरी चाहिए, यहाँ से उसका कोड पे क्लिक करके हम यहाँ से यूआरएल उठाएंगे, और उस यूआरएल को फिर फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, गिट बेस के थ्रू? देखो, फोल्डर तुम पहले से क्रिएट करोगे। अभी जब तुमने जावा स्टार्ट करी थी, तो वर्क स्पेस बनाया होगा अपना। यस सर। तो ऐसे ही वहां पे वर्क स्पेस बनाओगे, वहां पे जाके करोगे गिट बैश शेयर। ठीक है। गिट बैश शेयर करोगे, एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, ऐसे करके सीएमडी से खुल जाएगा एक। समझते हो हाँ ना ये, कमांड हाँ ये टर्मिनल? तो किया था ना राहुल सर ने बताया। हाँ। हाँ, ये तो सर गिट ऐसे। बेस डाउनलोड का रखा है वो। हाँ, तो वहां पे जाके गिट क्लोन ये यूआरएल डाल दोगे स्पेस देके, तो तुम्हारा वहां पे जाके वर्क स्पेस में जाके स्टोर हो जाएगा, फिर तुम वहां से इंपोर्ट कर सकते हो। सर आप हमें ऐसे बताओ कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता। भाई हाँ मैं सर, ऐसे इंपोर्ट और ऐसे एक्सपोर्ट बताने की लाइव कोशिश करके कर दिखा रहा दो हूँ। आप। भाई बिल्कुल हाँ। ऐसे ही बताने की कोशिश करूँगा, कुछ नहीं आता। अब मैं भाई ये लाइव ट्रेलर है, पिक्चर भी है। कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है गिट बैश शेयर की। अबे भाई वन टाइम प्रोसेस है, हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो। ठीक है, ज्वाइन तो करो, कहीं हम करवा देंगे यार, कॉल कर लेना मैं। ठीक है। अभी अभी मतलब कुछ भी डाउट है कर होने के अलावा, मैं करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली वैसे, इंपोर्ट करके तो दिखाऊंगा, लेकिन हाँ कमांड चला के दिखाऊंगा कैसे हम पुश और पुल करते हैं। उसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ यार, मैं बताऊंगा जितना हो सकता है पॉसिबल, उतना कराऊंगा ही प्रैक्टिकल यार, दूसरी तीसरी क्लास में। नहीं अभी तो कोई डाउट नहीं है सर इसमें ना। भाई कह रहा था ना कि ऐसे बताओ, तो मैं उससे वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं। बट अभी इसमें कोई डाउट हो तो बताओ कि रेपोजिटरी क्या है, रेपोजिटरी क्यों बनाते हैं। ये तो समझ में आया ना, क्यों हमने ऐसा किया कि रेपोजिटरी पे डाल दिया फ्रेमवर्क, यस ताकि सर। ताकि कोई सीनियर यस सर, बंदा, ये तो कोई समझ में टीम आ का गया बंदा, क्यों करते हैं। हाँ टीम का बंदा वहां से एक्सेस कर सके, एक दूसरे से मांगना ना पड़े। एक बार उसे एक्सेस दे दिया, वो वहां से जाके फ्रेमवर्क उठाए या अपना डाले, कुछ भी करे। इस वजह से डालते हैं। अब मान लो क्लाइंट है, क्लाइंट को बार बार रोज थोड़ी ना फाइलें भेजेंगे हम।
ये रेपोजिटरी बना दी, यहाँ पे अपना फ्रेमवर्क डाल दिया, हम रोज के चेंजेस करते रहते हैं, वो रोज के चेंजेस अपने में लेता रहता है, पुल लेता रहता है। इस वजह से बनाते हैं, इस वजह से रेपोजिटरी पे रखते हैं। वरना एक बंदे के पास फ्रेमवर्क होगा, वो अपने टेस्ट केस ऐड करेगा, फिर वो दोबारा फ्रेमवर्क शेयर करेगा, दूसरा बंदा दोबारा इंपोर्ट करेगा, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा ना ये चीज़ें। ठीक है, ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं मार्केट में। गिटअप जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनी यूज़ कर रही है 80-90%, ऐसे ही एक SVN है। ठीक है, और मतलब आपको तो एक ही बताना है कि भाई हमारे यहाँ तो गिटअप यूज़ होता है, सिंपल सोबर बात, सबसे ईजी है ये। ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लगता है इसे यूज़ करने में। हमारे यहाँ तो गिटअप यूज़ होता था, बात खत्म। SVN है, एक और गिट लैब है। ठीक है, तो आप बोलना हमारे लिए गिटअप यूज़ होता था। तो अब डिस्कस हो गया गिटअप क्या है, गिटअप क्यों है, किस वजह से होता है। अब इसमें काम कैसे होता है वो करते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ भाई। मैं बोल रहा था ये CI/CD टूल बोलते हैं ना इसको? नहीं भाई, वो तो अलग हो गया यार। CI/CD मतलब जेंकिंस। ये तो हो गया कि हमारा यहाँ पे Jenkins। रखा है, हमारा फ्रेमवर्क रखा है यहाँ वर्जन पे। कंट्रोल बोलते हैं इसे। हाँ, इसे वर्जन कंट्रोल बोलते हैं। ये तो है कि हमारी रेपोजिटरी है यहाँ पे, हमारा कोड यहाँ पे रखा है। CI/CD जेंकिंस मतलब उस पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, जब हम मतलब लगा देते हैं टाइमलाइन, तो उस पर कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। नहीं तो जो हमारा कोड होता है उसको अपडेट करने के बाद वापस इसमें फिर स्टोर करके रख देते हैं ना? हाँ हाँ, मतलब जैसे लेट सपोज हमें एक टेस्ट केस जांच करने के लिए, ठीक है, अब हमारे पास ये फ्रेमवर्क तो पहले से ही, क्योंकि हम पहले से काम कर रहे हैं, वो टेस्ट केस हमने करा, अब वेरीफाई करवा लिया कि मतलब वो ठीक लॉजिक, मतलब वो होता है, रिव्यू करवाना पड़ता है। रिव्यू करवा लिया, रिव्यू कराने के बाद हम इस फ्रेमवर्क में उसे ऐड कर देंगे। उसकी कमांड्स होती हैं कुछ, वही इंपॉर्टेंट है, वही हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली भी और वैसे भी करके बताऊंगा मैं। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब ये बताओ, एक चैलेंज भी है इसमें अगर हम काम करते हैं। लेट सपोज सेम फ्रेमवर्क है हमारे पास। ठीक है, अब सेम फ्रेमवर्क पे 3 बंदे काम कर रहे हैं, मतलब 3 A B C। अब भाई 3 नए बंदे आए, तीनों को एक एक टेस्ट केस दे दिया। जैसे एक को दे दिया T001, एक को दे दिया T002, एक को दे दिया T003। ठीक है, अब 3 बंदों को 3 टेस्ट, अलग अलग टेस्ट केस दे दिए। अब उनसे बोला कि भाई तीनों काम खत्म करके अपना मेन ब्रांच में डाल देना काम, मतलब जो जहाँ पे मेन फ्रेमवर्क रखा है। ठीक है, तो दिक्कत की बात है ना, वो कैसे डालेंगे, क्योंकि लेट सपोज ऐसे ऐसे समझो कि तीन तीन बंदों ने अलग अलग फाइलों में चेंज करे, इसने किसी फाइल में चेंज किया, इसमें, पर एक ऐसी जेनरिक फाइल थी एक, मतलब जिसमें तीनों ने चेंजेस किया है। अब वो कोई सी भी फाइल मान लो, अब बाहर लॉगिन की मान लो या कोई और सा मॉड्यूल मान लो, कि तीनों बंदों ने उस फाइल में चेंजेस किया है, चेंजेस किए हैं। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? सर अपनी अपनी फाइलों में ना। हाँ, मेरा पहला है कि टेस्ट केस 001 दिया, पर जो ये 1 है ना, और ये जो 2 है, जो 3 है, इन्होंने अपने अपनी फाइलों में चेंजेस तो किए, पर एक कॉमन फाइल में भी चेंजेस किए। तीनों ने एक फाइल में, लेट सपोज मान लो XYZ, एक ये फाइल है, इसमें तीनों ने चेंजेस किए, A ने भी, B ने भी, C ने भी। ठीक है सर। ठीक है, अब सेम में फाइल में चेंजेस किए तो भाई ऐसा तो दिक्कत हो जाएंगी ना, क्या पता A ने क्या चेंज किया हो, B ने क्या चेंज किया हो। अब ऐसा ना हो जाए पहले A ने कमिट कर दिया XYZ में चेंजेस के साथ, अब फिर B ने कर दिया। ऐसा हो सकता है B जो कमिट करेगा, ऐसा हो सकता है वो A के चेंजेस हटा दे, हो सकता है ना ऐसा, यस क्योंकि सर। क्योंकि अपडेट हो जाएगा ना XYZ, तो अपडेट हो जाएगी। लेट्स सपोज XYZ में A ने बनाया एक मेथड A123 के नाम से, ए ने 123 के नाम से एक मेथड बनाया XYZ फाइल में। ठीक है, और उसने अपडेट कर दिया, तो अब XYZ अपडेटेड हो गई बिल्कुल, उसमें जो पहले के मेथड बने हुए थे प्लस 123। अब बी ने बनाया 346 मेथड बनाया है XYZ में, और उसने अपडेट कर दिया। तो बी के पास क्या चेंजेस थे, बी के पास पुराने वाले चेंजेस थे,
ठीक है, और एक जो उन्होंने नया मेथड बनाया वो चेंजेस थे। अब जब ये अपना काम अपडेट करेगा, लेट सपोज इसने 6 बजे करा, अगर ये 7 बजे करेगा तो इसमें क्या होगा, XYZ में 3 4 6 चेंजेस आ जाएंगे और 1 2 3 हट जाएंगे, क्योंकि वो तो उसमें है ही नहीं। जो बी ने काम किया 1 2 3 चेंजेस है ही नहीं उसमें, नहीं है ना। अरे बताओ यार। यस सर, यस सर। तो Yes, इस वजह से दिक्कत आ जाती है डायरेक्टली डील करने में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, इसे मिनिमाइज करने के लिए सॉल्यूशन हमें हमारे पास कि हम बना लेते हैं ब्रांचेस। ब्रांच का मतलब ये है, जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें ब्रांच कैसी दिखती कैसी है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे जितनी भी आती है ना सारी ब्रांचेस है, देखो लिखा भी है ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस का मतलब मेन ब्रांच, मतलब मेन ब्रांच, मास्टर ब्रांच वो होती है जिसमें हमारा पूरा कोड रखा रहता है, फ्रेश कोड, बिल्कुल पूरा पूरा फ्रेमवर्क बिल्कुल सही चलता हुआ, उसमें कोई भी एरर नहीं, कोई भी मिस्टेक नहीं, वो होती है हमारी मास्टर या मेन ब्रांच। अब देखो मल्टीपल ब्रांचेस बना रखी है इन्होंने, देखो कितनी सारी बना रखी है। ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस है। अब लेट सपोज ABC हमारे बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, तो ABC या तो अपने नाम से बना सकते हैं ब्रांच। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरा नाम हर्ष है तो मैं अपनी ब्रांच को बना लूँ हर्ष के नाम से, ऐसा पता चल जाता ना कौन सी किसकी ब्रांच है। ये तो मेन ब्रांच हो गई, इसे तो छोड़ो, इसमें तो मेन कोड रखा है हमारा। 1 मिनट रुकना यार। एक तो सही हो गया, एक बचा है फिर भी। मैं कर दे यार, ऐसा दर्द हो रहा है मेरा इसको देख देख के, चीजें ऊपर नीचे करके परेशान हो गया हूं मैं। ठीक है। तो भाई इसीलिए अपनी अपनी ब्रांचेस बना लेते हैं। काम कैसे होता है, सबसे पहले अब काम कैसे होगा, ब्रांच बनाने के बाद काम कैसे होगा। अब ए ने काम किया, अपना टेस्ट केस लिखा, उसने अपनी ब्रांच पर डाल दिया, मेन ब्रांच की जगह, मेन ब्रांच में मर्ज करने की जगह अपनी ब्रांच पर डाल दिया। बी ने काम किया, अपने टेस्ट केस 002 करा, उसने अपनी ब्रांच पर डाल दिया। सी ने काम किया 2003, अपनी ब्रांच पर डाल दिया। अब तीनों के अपनी अपनी ब्रांचेस में चेंजेस है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब और अपने अपने ब्रांच में चेंजेस हैं तो मतलब वो रिव्यू में भी दे सकते हैं, अपनी ब्रांच कह देंगे कि सर हमारी ब्रांच में एक ना जनरेट होती है, पुल रिक्वेस्ट जनरेट होती है, सर PR भी बोलते हैं। तो ऐसे जैसे आप करोगे ना कोई पुल पुश करोगे तो इस तरह का कुछ आ जाएगा, ऐसे कॉपी करके उसे भेज दोगे तो जो तुमने चेंजेस किए ना फाइलों में वो उसे दिख जाएंगे। वो देखेगा ना कि भाई तुमने क्या कोड लिखा है, कितने चेंजेस किए हैं, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन सही करी है नहीं सही है, ऐसा तो नहीं कुछ गलत लॉजिक लगा दिया, कुछ बड़ा लॉजिक लगा दिया, लूप ज़्यादा फालतू लगा दी, वो ये भी चेक करेगा। तो ठीक है, अब तुमने चेंजेस कर दिए, अपनी ब्रांच पे पुश कर दिए, पुश करने के बाद तुमने ये चीज़ शेयर कर दी TL को या कंसर्न पर्सन को जो भी है, उसे दे दिया कि वो बोलेगा भाई अब चेक कर लो। उनने कहा ठीक है, तो भाई तुम अपनी ब्रांच को अपने ब्रांच के कोड को मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दोगे। ठीक है, अगर वो बोलेगा नहीं गलत है तो दोबारा चेंजेस कर दोगे, चेंजेस तो तुम्हारी अपनी ब्रांच पे है। तो समझ में आया ब्रांच का फंडा, क्यों हम अपनी ब्रांच बनाते हैं इसमें। हाँ जी सर। तो हर जगह इसी तरह काम होता है, किसी ऐसा हो नहीं सकता, हर जगह ऐसे ही काम होता है। अगर कोई गिटअप यूज कर रहा है तो वो लोग अपनी ब्रांच बनाएंगे, अपनी अपनी इंडिविजुअल, हर बंदे की इंडिविजुअल ब्रांच बनेगी। अगर 4 बंदे हैं तो चारों की अलग होगी, चारों की अलग होगी, प्लस एक्स्ट्रा भी हो सकती है, मेन ब्रांच, मास्टर ब्रांच, कहीं ओके, कहीं तो सर एक तो मास्टर हो जाएगी जो कि मेन रहेगी, बाकी हम अपनी जो जो टीम वाइज हैं 3 बंदे हैं तो उनका एक अलग रहेगा, मतलब सब ब्रांच। हाँ सबकी अलग अलग होगी, सब ब्रांच बिल्कुल सही, सब ब्रांचेस सबकी अलग अलग होगी अपनी अपनी। और एक हो जाएगी मास्टर जिसमें कॉमन कोड रहेगा सबका। सारा मेन कोड रखा है। ओके सर। ठीक है, जो हमारा क्लाइंट होता है ना वो हमेशा मास्टर ब्रांच से पुल लेता है, उसके पास फ्रेश कोड आ जाता है बिल्कुल, और कोशिश करते हैं कि हम मास्टर ब्रांच में कुछ भी दिक्कत ना आने दे, कुछ भी चेंजेस करें तो उसमें एरर ना हो। मास्टर ब्रांच में हमेशा यही कोशिश करते हैं हम कि जो भी कोड पुश करें मास्टर ब्रांच में, जो भी हम मर्ज कर रहे हो उसमें कोई भी एरर ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो,
ठीक है, सारी चीज सही चलते हुए हो, इस चीज को इंश्योर करते हैं। इसी वजह से ये जो है ना, ये रिव्यू, इसी वजह से रिव्यू करवाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। होता है ना कभी कभी गलत चीज पुश कर दी, एरर आ गया, उसकी वजह से क्लाइंट बोलेगा भाई तुमने गलत चीज कैसे पुश कर दी। मास्टर ब्रांच में हमें डिप्लॉयमेंट चलानी है, हमें सूट चला के देखना है कितने टेस्ट केस पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, हमें डिप्लॉयमेंट है। तो इस सब की वजह से, सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ब्रांचेस बनाई जाती हैं और कोड रिव्यू कराया जाता है पहले मास्टर ब्रांच सर में मर्ज। हमारी जो सब ब्रांच है हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो मास्टर ब्रांच तो मतलब हमारे जो मैनेजर या जो भी टीम लीड होता होगा वो उस मास्टर ब्रांच का कंट्रोल तो उनके पास होता होगा ना। देखो उनके पास भी होता है, कहीं कहीं ना तुम खुद भी मर्ज कर सकते हो पर अप्रूवल के बाद। ओके, बाकी मर्ज वही करेंगे, मतलब हमने तो अपनी ब्रांच में डाल दिया, अब उसको आगे मर्ज वही लोग करेंगे हाँ, मतलब मर्ज इनिशियल। वही करेगा, मर्ज वही करेगा, वो भी कर सकता, तुम भी कर सकते हो, लेकिन अप्रूवल के बाद। जब वो अप्रूव कर देगा कंसर्न पर्सन, तो वो बोल देगा या तो तुम कर दो या मैं कर दूंगा, ऐसे बोल देगा कि भाई ये कोड बिल्कुल ठीक है, तेरा टेस्ट केस ठीक है, इसे मेन ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दे, ठीक है। वरना वो ये बोल देगा कि भाई मैं कर देता हूँ, ये तेरे को ठीक है, मैं तेरे मास्टर ब्रांच में मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। हर्ष रिव्यू टीएल करता है। हाँ भाई, रिव्यू जो करेगा या तो सीनियर पर्सन करेगा, या जो उस प्रोजेक्ट पे पहले से काम कर रहा है वो भी कर सकता है। जो पहले से काम कर रहा है उसे ज़्यादा आइडिया है तो वो भी कर सकता है। और जब कोई नया बंदा ज्वाइन होता है ना, तो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रिव्यू पे देखा जाता है कि भाई कैसा कैसे लिख रहा है वो। वैसे तो कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, मतलब अप्रूव कर देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर स्टार्टिंग में थोड़ा देखते हैं ना कि बंदे का काम कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई हमारी। तो अब ए काम कर रहा है तो वो अपनी ब्रांच बना लेगा, कुछ भी बना लेगा, जैसे ए बना ली। बी काम कर रहा है तो अपनी ब्रांच अपने नाम से बना लेगा, किसी भी चीज़ से बना लेगा, ठीक है। कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको नाम ही रखना है या कुछ और ही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें हिस्टोरिकल डेटा तो रहता होगा ना, सपोज करो कि जब ये जैसे कि आपने कहा था कि जो मेन कोड है उसमें ए ने चेंज कर दिया, फिर बी ने कर दिया, और मान लो फिर सी ने भी कर दिया, तो उसका जो हिस्टोरिकल वर्जन है वो भी तो उसमें सेव रहेगा कि अगर मान लो जो लीड आए वो देखना चाह रहे हैं कि ए बी सी तीनों का कोड देख लिया कि अरे ए वाला बेटर था, बाकी दो को हटा दो, ए को पुल कर लो, तो वो भी तो होता होगा ना हिस्टोरिकल डेटा भी इसमें। हाँ भाई, हिस्ट्री आती है इसमें, देखो यहाँ पे दिखा रहा ना, मैं पुल रिक्वेस्ट में गया हम्म। तो हिस्ट्री आती है इसमें कि किसने क्या चेंजेस करे। एक ना मैसेज भी पास करते हैं हम साथ में, जब करते हैं ना वो भी बताऊंगा। एक मैसेज भी पास करते हैं, उसकी वजह से पता चल जाता है कि इस बंदे ने जो कमिट किया है, अपना कमिट बोलते हैं कोड को जब मतलब डालते हैं ऐसे ब्रांच पे, इस बंदे ने जो कमिट किया है उसके मैसेज से पता चल जाता है कि क्या कमिट किया है। जैसे यहाँ पे लिखा एडिंग एक्सपाथ टू बाय एंड एक्सपाथ टू बाय इंट ओरिजिनल, मतलब इसने एक्सपाथ में कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा बम्प सेलेनियम जावा वर्जन फ्रॉम 3.14 टू 4.5, मतलब यहाँ पे इस बंदे ने सेलेनियम का जावा वर्जन चेंज किया है। तो इस तरह का एक मैसेज भी पास होता है, उससे पता चल जाता है कि हिस्ट्री में किसने क्या पुश किया है, मैसेज से पता चल जाता है कि इस बंदे ने इसके अंदर क्या होगा। तो मैसेज भी हम अप्रोप्रिएट डालते हैं। वो एक ना सीरीज 3-4 लाइनों की कमांड्स हैं, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ कमांड्स है जो मैं बताऊंगा, उससे ही कोड पुश और पुल करते हैं। पुश का मतलब अपना कोड पुश करना, आपने जो काम किया है वो पुश कर देना। पुल मतलब जो वहां से कोड है वो फ्रेश पुल ले लेना। सर ब्रांच और रिपोजिटरी एक ही चीज हुई, इसमें कुछ अंतर हुआ? यार देख, रेपोजिटरी मतलब हमारा पूरा कोड वहां पे रखा है, ब्रांचेस मतलब अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस पे अलग अलग कोड रखा है ना। अब जैसे मैंने अभी बताया, मास्टर ब्रांच में जो मास्टर ब्रांच का कोड है वो रखा है। अगर अगर तू अपनी ब्रांच बनाएगा तो तेरी ब्रांच पे वही होगा। एक तो जो मास्टर ब्रांच से तूने लिया होगा कोड वो होगा, और ऊपर से जो तूने टेस्ट केस अगर एक आधा किया होगा तो वो होगा प्लस, ठीक है। अगर तो वो सर जो रिपोजिटरी कहते हैं वो क्या होता है फिर, लोकल रिपोजिटरी? भाई लोकल रेपोजिटरी भी इसे ही कहते हैं, लोकल रेपोजिटरी भी इसे ही कहते हैं, और रेपोजिटरी भी इसे कहते हैं। सर रिमोट रिपोजिटरी होती है वो? रिमोट रेपोजिटरी मतलब तुमने रिमोट पे लिया, ऐसा बहुत सी बार होता है, क्लाइंट अपना गिटअप देता है, अपना गिटअप लेता है, तुम रिमोट पे लेके, ऐसा होता है कि
कुछ कई बार ना ऐसा होता है, तुम एक सेकंड पे यार, हाँ तो मैं बोल रहा था कि गिट और रिमोट रेपोजिटरी होता है बहुत सी बार ना, क्लाइंट तुम्हें ना एक दूसरी मशीन दे देता है एक्सेस करने के लिए। लाइक कुछ लोगों ने जो मतलब कुछ जॉब करते होंगे उन्होंने करी हुई होगी, रिमोट पे दे देता है मशीन, क्योंकि तुम्हारी अपनी मशीन पे जिस पे तुम काम कर रहे हो उस पर एक्सेस नहीं होता। बहुत सी बार कुछ क्लाइंट होते हैं जो सिक्योरिटी को ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो वो रिमोट पे दे देते हैं मशीन, उसी को बोलते हैं रिमोट रेपोजिटरी। उनने पूरा पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा लैपटॉप ही मान लो एक तरह से रिमोट पे दे दिया, तुम अपने लैपटॉप से उस लैपटॉप को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे एक टूल भी आता है, क्या नाम है उसका भूल गया मैं, है कौन सा टूल है वो? सब पोर्टल एनीडेस्क एनीडेस्क, बहुत बढ़िया, एनीडेस्क हुआ, और भी हाँ ऐसे ही दो चार और भी है। तो भाई अभी तक किसी को डाउट हो तो बताओ, क्योंकि गिटअप है 2-3 दिन का, आराम से प्यार से पढ़ेंगे, क्योंकि गिटअप थोड़ा ना यूज होता है ऑन द डेली बेसिस। तो यूज होता है डेली बेसिस, तो हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि कोई पूछे हमसे क्या होता है, नॉर्मल चीज़ें तुम बता ही पाए, एक्स्ट्रा उठने की तो मैं बात करता नहीं। अभी तक जितना पढ़ा है उसी उतने में किसी को डाउट हो तो बताओ। नो सर, अभी तक क्लियर है। पिछली बार से ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है ना, जो डाउट्स रह गए थे? यस मजा आ रहा है भैया, बताओ। मज़ा आ रहा है भाई, अब तो हाँ। मंडे को बताऊंगा यार बाकी का। लास्ट टाइम तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, कब वो शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। ऊपर से गया था सब। हो जाता है कभी कभी ना, किसी की स्पीड तेज होती है, किसी की धीरे होती है। कोई बिल्कुल ऐसा समझाता है जैसे उसे समझ में आया, जैसे मैं वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे मुझे समझ में आता है चीज़ें, कि मतलब हिंदी में कि कहाँ पे क्या होता है, रिलेट करके चीज़ें। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई भी डाउट तो क्लियर हो जाएगा। हाँ अंकित भाई कुछ कह रहे थे यार? रिमोट रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी और ये ब्रांच का सर ये फंडा समझ में नहीं आया। चलो ब्रांच तो हमने कहा कि जिस पर हम काम करते हैं तो उसको हम ब्रांच कह देते हैं, ठीक है। और मास्टर ब्रांच लोकल लोकल रिपोजिटरी मतलब जो तुम्हारे अपने लैपटॉप में, जो तुम्हारा वर्क स्पेस है ना, जिसमें तुमने जावा के प्रोग्राम ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क बना रखा होगा अपने लैपटॉप में, अच्छा वो तुम्हारी लोकल रेपोजिटरी हुई। अच्छा रिमोट रेपोजिटरी यार मतलब एक बार को छोड़ सकते हो, रिमोट रेपोजिटरी वही होता है जो क्लाइंट अपनी रेपोजिटरी तुम्हें रिमोट पे दे देता है। जैसे एनी डेस्क पे किसी का लैपटॉप ले लेते हैं ना हम रिमोट पे। सर जानकारी नहीं है। एनीडेस्क पे जैसे ही आप कंट्रोल लोगे तो सामने वाले का पूरा कंट्रोल आपके पास है, यानी आप उसका पूरा लैपटॉप एक्सेस कर सकते हो। पूरा लैपटॉप आप चला सकते हो अपने माउस और कीबोर्ड से, स्क्रीन दिखेगी उसकी, उसके डेस्कटॉप पे क्या क्या है, फाइलें कहाँ कहाँ क्या रखी हैं। तो बहुत सी बार होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको एक्सेस नहीं देता, आपके सिस्टम पे एक्सेस नहीं देता, आईपी वाईपी का कुछ होता है, वो रिमोट पे आपको मशीन दे देता है, वहाँ पे करो आप सारा काम। बल्कि अपने ही लैपटॉप पे काम करवाता है वो रिमोट पे देखें। बहुत से होते हैं क्लाइंट अपने ही बोलेंगे कि भाई ये हमारी स्लेव मशीन है, इसे एक्सेस करो, उसी के सेलेनियम में, उसके लैपटॉप के सेलेनियम में ही काम करो। तो वो थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा सा स्लो चलता है, वो नेट पे डिपेंड रहता है ना, क्योंकि तो हम वो हाँ कि तो है, बताओ। जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी मान लो प्रोजेक्ट पर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके किसी पार्ट को हम अपनी लोकल रिपोजिटरी पर ही काम करेंगे ना। हाँ देखो देखो दोनों तरह का काम होता है, वो क्लाइंट वाली बात छोड़ो, चलो वो तो छोड़ो यार, रिमोट रेपोजिटरी छोड़ो, इतनी कोई यूज नहीं है, तुम लोकल वाली समझो। सर एक मिनट ना, हमने फ्रेमवर्क ले लिया अपने लैपटॉप में, वर्क स्पेस में, तो वो हमारी लोकल रेपोजिटरी हो गई। अब पहले हम लोकल रेपोजिटरी में अपना काम करेंगे, टेस्ट केस करेंगे कंप्लीट, उसके बाद उसे मेन रेपोजिटरी में ऐड कर देंगे। मेन रेपोजिटरी मतलब जहाँ हमारा मेन फ्रेमवर्क रखा है उसमें। अब ठीक है। तो वो सर मेन फ्रेमवर्क जो होगा तो उसी गिटहब पर जो हमको एक्सेस करने को मिलेगा कंपनी के थ्रू लेकिन ना। ब्रांच तो अलग अलग होगी ना अंकित भाई, तुम्हारी हाँ वो ब्रांच अंकित के नाम से, मास्टर ब्रांच बनी होगी मास्टर के ब्रांच से, तो तुम सीधा तो मास्टर ब्रांच मर्ज नहीं करोगे, पहले तो अपने नाम अपनी ब्रांच में मर्ज करोगे, फिर उसे रिव्यू के लिए दोगे, अप्रूवल लोगे कि हाँ भाई कोड बिल्कुल ठीक है, मर्ज कर दो मास्टर ब्रांच में। तो ये प्रोसेस होता है, तुम डायरेक्टली कर ही नहीं पाओगे। भैया अप्रूवल कौन देता है?
यार अभी बताया ना, अप्रूवल भाई रिव्यू के लिए तुम पूछो कि किसे दो रिव्यू के लिए। टीएल भी दे सकता है, कोई सीनियर बंदा हुआ वो भी कर सकता है, मैनेजर भी कर सकता है, कोई जो उस प्रोजेक्ट पे पहले से काम कर रहा है वो भी कर सकता है। तो कोई भी कर ओके। सकता है, ऐसा कोई नहीं बड़ी बात है, रिव्यू कोई भी करेगा, इंटरनल टीम में होगा लेकिन। सर रिमोट रिपोजिटरी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे उसे? अंकित भाई कोई नहीं पूछेगा रिमोट रेपोजिटरी, इतने टेंशन मत लो। अगर कोई पूछे तो बता देना कि भैया तुम्हारी वजह से एक इंटरव्यू खराब हो गया मेरा, फिर मेरी जिम्मेदारी में जॉब लगवानी। सर एक क्वेश्चन है कि एक तो हो गया हमारी लोकल यानी जो हमारे सिस्टम में सेव है, और हाँ एक एक है कि जो हम गिटहब पे भेज रहे हैं, जो हाँ ऑनलाइन है, जिसको कोई भी चेक कर सकता है, मैनेजर क्लाइंट कोई भी। तो उसको क्या कहते हैं, मतलब जो गिटहब पे जा रही है? भाई उसे सिर्फ रेपोजिटरी ही कहते हैं। ओके, वो रेपोजिटरी होगी, ये लोकल होगी जो हमारे सिस्टम में है। कोई इतना डिफाइन भी नहीं पूछेगा यार। लोकल अपने जो लैपटॉप पे, रेपोजिटरी मतलब वो सिंपल रेपोजिटरी। ओके सर, थैंक यू सर। अंकित भाई क्लियर हुआ, अभी भी डाउट है? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है भाई, फिर मंडे मिलते हैं यार। प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो यार, प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कैसे कोड पुश और पुल करते हैं, जैसे मैं यस सर, करता हूं ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो एक बार और बता अरे दीजिएगा, कैसे ऑनलाइन मतलब क्रिएट की जाएगी, गिटहब पे डेटा जा रहा है। अबे ऑनलाइन गेटअप का अकाउंट कैसे बनाऊंगा मैं यार, तुम सब अकाउंट भी बनवाएगा अब? नहीं नहीं नहीं, अकाउंट तो बना हुआ है सर, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जैसे कि हमने अपना फ्रेमवर्क बनाया, उसको वहां पे जो हम पुश और पुल कर रहे हैं ना, रिपोजिटरी में जो हमारा कोड जा रहा है, जो हम चेंजेस कर रहे हैं, मैं उसका कह रहा हूँ वो कैसे है। ठीक है भाई, बिल्कुल डेप्थ में जानना है, बिल्कुल अकाउंट एकदम तो बना लिया है सर। आर्किटेक्ट बनना है बिल्कुल। नहीं नहीं, इतना तो आना चाहिए ना कि क्या नाम, वो जो भी अगर मान लो हम, अबे हमारा टीम भाई लीड कहता है कि भाई जो भी तूने भेजा भेज दे, इतना तो होना चाहिए ना, हम उस वहां पे जाके पूछना ना पड़े। अरे वो वही वही तो बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम कहा कि बिल्कुल रेपोजिटरी में क्रिएट करके, वो आर्किटेक्ट का काम होता है भाई, बना के देना, फ्रेमवर्क बना के देना। अब जाते ही तो तुमने बिल्कुल फ्रेमवर्क बनाने के लिए थोड़ा ना दे देंगे कि बिल्कुल फ्रेमवर्क बनाओ और रेपोजिटरी में डालो उसे। वो सब हुआ हुआ मिलेगा अगर प्रोजेक्ट चल रहा होगा। बहुत रेयर ही होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब तुम्हें हायर कर लिया, फिर भी सीनियर पर्सन होंगे तुम्हारे ऊपर यार, ओके उसके सर, ठीक है नहीं भाई वो यार। तो एक सपोर्ट पर्सन मिलता ही है। नहीं भाई, सीनियर मिलेंगे यार, 3 साल के एक्सपीरियंस पे तुम्हें प्रोजेक्ट हैंडल करने को थोड़ी ना दे देंगे, 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस पे। कुछ सोचो यार, छोटी ओके सर, हमें कंपनी। जो करना है वो आप बता दीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है। मैं वो भी ओके बता दूंगा जो तुम पूछे थे, वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा, बस बता रहा हूँ इन जेनरिक कि उस चीज़ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ खास ओके नहीं। ठीक है भाई, बाय। सर।